यूनिट 2 के पोर्शन में सबसे पहला संदर्भ लैंकेस्टर्स अप्रोच टू कंज्यूमर थ्योरी का है। उपभोक्ता सिद्धांत का लैंकेस्टर का दृष्टिकोण, उपभोक्ता सिद्धांत का लैंकेस्टर का विचार। सामान्यतः जो उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत हैं उसमें हम पहला रूट जानते हैं मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा हिक्स का इंडिफरेंस कर्व, तीसरा सैमुअल्सन का रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, चौथा फिर हिक्स का लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डरिंग। ये सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट हमको लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डरिंग के बाद का मिलता है वो है लैंकेस्टर्स अप्रोच टू कंज्यूमर थ्योरी। उपभोक्ता व्यवहार के मार्शल उपयोगिता विश्लेषण, हिक्स के उदासीनता वक्र सिद्धांत, सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत तथा मांग के तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत हिक्स का, इन सभी में वस्तुओं की पसंदगी या चुनाव जो उपभोक्ता के द्वारा किए जाते हैं उसका विश्लेषण है। परंतु ये सभी सिद्धांत किसी एक वस्तु की विभिन्न किस्मों के चुनाव का कोई आधार नहीं देते। इन सभी सिद्धांतों में उपभोक्ता के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा जो चुनाव होता है वो वस्तु का होता है, लेकिन वस्तु की विभिन्न किस्में क्या हैं, उनके गुण विशेषताएं, इससे आधारित कोई बात नहीं कही जाती। ये सभी सिद्धांत इन परिस्थितियों का भी विश्लेषण नहीं करते कि किसी उत्पाद की किस्म में अगर सुधार किया जाए या उत्पाद की किसी नई किस्म को बाजार में प्रारंभ किया जाए तो यह किस प्रकार उस फर्म या विरोधी फर्म की बिक्री पर प्रभाव डालेगी और पूरे बाजार पर प्रोडक्ट की किसी नई वैरायटी के आने का क्या प्रभाव होगा। इसका भी विश्लेषण हमको इन पारंपरिक उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों में नहीं मिलता। मार्शल मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, हिक्स इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, सैमुअल्सन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी और फिर हिक्स लॉजिकल थ्योरी ऑफ ऑर्डरिंग, इन सभी में इस संदर्भ में एक डेवलपमेंट हमको मिला और वो जो नए तरीके का विश्लेषण है वो लैंकेस्टर के द्वारा दिया गया। 1966 में 1966 में कैल्विन जे लैंकेस्टर ने ये तर्क दिया कि लोग किसी वस्तु को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वस्तु में कई विशेषताएं या गुण होते हैं। There are so many attributes, features, characteristics or specialities in the commodity. बाद में उन्होंने अपने विचारों को विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक कंज्यूमर डिमांड, अ न्यू अप्रोच
कंज्यूमर डिमांड अ न्यू अप्रोच इसमें प्रस्तुत किया। लैंकेस्टर के इस दृष्टिकोण को विशेषता या गुण धर्म दृष्टिकोण कहते हैं। लैंकेस्टर के इस दृष्टिकोण को विशेषता या गुण धर्म दृष्टिकोण कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच और एट्रीब्यूटिव अप्रोच कहते हैं। लैंकेस्टर के अनुसार जो लैंकेस्टर का सोचना था, लैंकेस्टर के अनुसार लोगों को उपयोगिता केवल वस्तु से नहीं मिलती या वस्तु है उसके कहने से नहीं मिलती, अपितु वस्तु में निहित, वस्तु में छिपी हुई गुण या विशेषताओं से मिलती है। लोग किसी एक कार्य विशेष को उसके गुणों जैसे कार का आकार, कार का कंफर्ट आराम, उसका डिजाइन, उसकी अंदरूनी साज सज्जा, ईंधन मितव्ययता फ्यूल एफिशिएंसी, चलाने में आराम कंफर्ट, इजी ड्राइविंग सुरक्षा आदि के कारण खरीदते हैं किसी कार विशेष को। अगर कोई किसी कार विशेष को खरीदता है तो इन वजहों से खरीदता है। कार का आकार, आराम, कार के अंदर कंफर्ट, कार का डिजाइन, अपने को भी अच्छा लगे और हम ऐसी कार चला रहे हैं दूसरे को भी अच्छा लगे। अंदरूनी साज सज्जा इंटीरियर सेटअप, ईंधन मितव्ययता फ्यूल एफिशिएंसी, कार चलाने में आराम ड्राइविंग कंफर्ट, सुरक्षा सिक्योरिटी एंड सो मेनी टेक्निकल एंड कंफर्टेबल फीचर्स। इसकी वजह से कोई एक कार विशेष को खरीदता है। ऐसे तो कार सभी हैं। एक सेब इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि खरीदने वाले को मालूम है कि उसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन आदि तत्व हैं। अगर उसको हम खरीदेंगे तो हमको ये तत्व मिलेंगे, इसलिए सेब को खरीदा जाता है। अगर सेब में ये सभी तत्व नहीं होते तो शायद सेब को ना खरीदा जाता। कमोडिटी को इसलिए परचेज नहीं किया जाता है, वस्तु को इसलिए नहीं खरीदा जाता कि वो वस्तु है और चाहिए। वो हमारी उपयोगिता को, फंडामेंटल चीज, यूटिलिटी, वो हमारी उपयोगिता को संतुष्ट करती है, संतुष्टि देती है। संतुष्टि का मतलब केवल 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 ऊपरी संतुष्टि नहीं है। उपभोक्ता जानता है हमारी संतुष्टि का मतलब क्या है। मैं सेब खा रहा हूँ, सेब एक बढ़िया चीज है, एक ऐसा फल है जो स्टेटस सिंबल है, इसलिए हम सेब खा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सेब इसलिए खा रहा है क्योंकि जान रहा है कि सेब के खाने से क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या पोषक तत्व उसको मिलेंगे और सेब को खाने से उसको क्या फायदा होगा। तो वस्तु की खरीद उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं और गुणों से होती है। तो एक सेब इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन है, विटामिन है, आयरन है। किसी मकान को इसलिए खरीदा जाता है कि किसी मकान को उसके प्लाट के आकार, स्थान, कमरों की संख्या, निर्माण में गुणवत्ता, पार्क से कि वो कितना समीप है, जो नागरिक उपयोग की चीजें चाहिए, शिक्षा की, चिकित्सा की और अन्य नागरिक उपयोग की, उन सुविधाओं से वह मकान कितना नजदीक है, मकान के अंदर कितना बाथरूम किचन अच्छे हैं। इन सभी के आधार पर मकान का क्रय किया जाता है। किसी विशेष रेस्तरां में
हम सभी ये करते हैं। किसी विशेष रेस्टोरेंट में हम अपने परिवार के साथ लेजर आवर में डिनर करने जाते हैं, तो वहाँ डिनर करने का उद्देश्य किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे प्लेस पर डिनर करने का जो उद्देश्य है वो केवल पेट भरना नहीं है, वरन भोजन के साथ अच्छे वातावरण, आराम, वहाँ जाकर अच्छा लगना, वहाँ का एम्बियंस, निश्चिंतता, वहाँ की अच्छी सर्विस और उससे संतुष्टि, ये जो प्राप्त होती है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जाते हैं। एक लेजर भी है और लेजर में एक सेटिस्फेक्शन भी है। नहीं तो आदमी डिनर तो घर पे भी कर सकता है। तो हम अगर डिनर घर पे नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने में भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम किसी विशेष जगह जाते हैं, क्यों? डिनर में जो क्वालिटी फूडिंग की मिलेगी वो तो एक बात है ही, वो तो मिलेगी। उसके साथ अच्छी जेंट्री, वहाँ पे हमको जाकर एक अच्छे वातावरण को, एक अच्छा एम्बियंस, कंफर्ट, कन्वीनियंस, बेटर सर्विस ये भी मिलती है, इसलिए हम जाते हैं। अतः वस्तुओं की मांग केवल वस्तु होने से नहीं होती, वस्तुओं की मांग केवल वस्तु होने से नहीं होती, बल्कि उनमें छिपी विशेषताओं या गुणों से होती है। इन अर्थों में किसी वस्तु की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। इन अर्थों में किसी वस्तु की मांग एक डिराइव्ड डिमांड है, जो वस्तु में निहित गुणों के कारण उत्पन्न होती है। अतः अब उपभोक्ता मांग के लिए हमें, यानी कि कंज्यूमर डिमांड के लिए हमें केवल वस्तु के स्थान पर वस्तुओं के गुण और विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। ये विशेष बात लैंकेस्टर ने अपनी एट्रीब्यूटिव थ्योरी में कही। उपयोगिता या पसंदगी का क्रम, लैंकेस्टर का कहना है, उपयोगिता या पसंदगी का क्रम वस्तुओं में निहित गुणों पर आधारित होता है। एंड इट इज अ मूव फ्रॉम कमोडिटी स्पेस टू एट्रीब्यूटिव स्पेस। अर्थात इसके आधार पर जब हम उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करेंगे तो हम एक्स एक्सिस पर वस्तु एक्स और वाई एक्सिस पर वस्तु वाई के स्थान पर, अब जब हम बात करेंगे तो किसी वस्तु के संदर्भ में वस्तु के अंदर छिपे हुए जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर वस्तु की बात करेंगे। इट इज अ मूव फ्रॉम कमोडिटी स्पेस टू एट्रीब्यूटिव स्पेस, कमोडिटी स्पेस टू एट्रीब्यूट स्पेस। वस्तुओं की दुनिया से या वस्तुओं के क्षेत्र से हम वस्तुओं के अंदर जो विशेषताएं छिपी हैं उन क्षेत्रों की ओर आगे जाते हैं। ये एक विजन लैंकेस्टर का है, लैंकेस्टर की अप्रोच है कि जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं के लिए मांग होती है वो वस्तुओं में जो गुण धर्म छिपे होते हैं उनके आधार पर होती है। ये एक विशेष जो नए डेवलपमेंट हैं डिमांड थ्योरी के अंतर्गत, उसमें एक नई बात हमारे सामने आती है। कंज्यूमर थ्योरी में हमको एक विशेष रूप से एक नया प्रमाण इस तरीके का मिलता है। मांग सिद्धांत के अंतर्गत और भी जो नवीन विकास हुए हैं, नए डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें एक हमको नए डेवलपमेंट में स्पष्ट अंतर मिलता है।
हमने अब तक जो भी उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ा, मार्शल का, हिक्स का, सैमुअलसन का, उसमें उपभोक्ता के व्यवहार की जो भी व्याख्या की गई वो निश्चितताओं के अंतर्गत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये महसूस किया गया कि उपभोक्ताओं की चुनाव की जो स्थितियां हैं और बाजार की जो स्थितियां हैं, वहां सप्लाई साइड से भी रिस्क और अनसर्टेनिटीज हैं, और जो चुनने वाला है डिमांड साइड से भी रिस्क और अनसर्टेनिटीज है। ऐसे में जो प्रतिष्ठित, जो कन्वेंशनल न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हैं, जो हमने पढ़ी हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज, वो निश्चितताओं की स्थिति में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करती हैं। लेकिन अगर अनिश्चितताओं की स्थितियां हों तो उपभोक्ता के व्यवहार कैसा होगा? हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों में मार्शल का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, हिक्स एलन का उदासीनता वक्र सिद्धांत, सैमुअलसन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत और फिर हिक्स का तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत निश्चितताओं की स्थितियों में उपभोक्ता व्यवहार या उपभोक्ता के चुनाव की व्याख्या करता है। कोई भी सिद्धांत, इनमें से कोई भी सिद्धांत अनिश्चितता या जोखिम की स्थितियों में उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण नहीं करता, जबकि वास्तविकता में बाजार में क्रेता विक्रेता जो भी क्रियाएं करते हैं वे सभी जोखिम और अनिश्चितताओं के वातावरण में होती हैं। अब हम पहले अनिश्चितता के अंतर्गत चुनाव या उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। अनिश्चितताओं के अंतर्गत यह विश्लेषण बर्नौली परिकल्पना तथा सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स के साथ प्रारंभ होता है, परंतु एक लंबे समय तक फिर इसके बाद इसमें कोई बहुत विकास नहीं हुआ। लेकिन एक लंबे समय बाद जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न ने 1944 में अनिश्चितताओं के अंतर्गत चुनाव की बात को फिर पुनर्जीवित किया, जहां उनका विश्लेषण थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के रूप में प्रकाशित होता है। अब इस कड़ी में कि निश्चितताओं के अंतर्गत उपभोक्ता का व्यवहार या सोच या चुनाव किस प्रकार का होता है, हम शुरुआत करते हैं बर्नौली परिकल्पना तथा सेंट पीटर्सबर्ग विश्लेषण की। बर्नौलीज हाइपोथेसिस क्या है और सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास या सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या है? न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत, न्यू क्लासिकल कंज्यूमर थ्योरी के अंतर्गत मार्शल से लेकर हिक्स और सैमुअलसन तक हमने जितने भी उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत पढ़े, उन सबकी जो भी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता कंज्यूमर इज रैशनल, उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता विवेकवान है, और इसी मान्यता पर सारी बातें आधारित थी। उपभोक्ता 9 प्रतिष्ठित सिद्धांतों में
विवेकवान है, विवेकशील है, और विवेकवान उपभोक्ता जुआ नहीं खेलता, बेट नहीं लगाता और ऐसी बाजी भी नहीं लगाता, ऐसी बेट भी नहीं करता जिसमें जीत हार की बराबर संभावना हो। वो बेट भी नहीं लगाता है और ऐसी बेट भी नहीं लगाता है जो एक फेयर गेम हो। फेयर गेम वो जहां जीतने और हारने की बराबर संभावना हो, 50% 50%। कोई खेल जिसमें जीतने और हारने की बराबर संभावना हो, ऐसे खेल में भी लोग बाजी नहीं लगाते हैं। ऐसे खेल में भी लोग दांव लगाने को तैयार नहीं होते। इस बात का अनुभव निकोलस बर्नौली ने, जो कि एक स्विस गणितज्ञ थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, निकोलस बर्नौली ने ऐसा अनुभव 1732 में अपने एक अल्पकालीन प्रवास के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अनुभव किया। 1732 में स्विस गणितज्ञ निकोलस बर्नौली रूस में रहे होंगे और रूस में उन्होंने एक अपने अल्प समय के रहने के दौरान, प्रवास के दौरान, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको कि वर्तमान में हम लेनिनग्राड कहते हैं, 1732 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में इस बात का अनुभव किया, इस बात का विश्लेषण किया और समझा क्या कि अगर किसी बाजी में जीतने और हारने की बराबर संभावना होती है, 50% 50%, तब भी लोग बाजी नहीं लगाते, तब भी लोग बेट नहीं करते। वहां उन्होंने देखा कि जो रूसी लोग हैं वो 50-50 की संभावना से भी बाजी पर दांव लगाने को तैयार नहीं थे, यह जानते हुए भी कि दांव पर लगाई गई मुद्रा से उनके मौद्रिक लाभ की गणितीय प्रत्याशा बहुत अधिक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत अधिक है। उसके बाद भी नहीं, अतः अनिश्चितता की स्थिति में कोई व्यक्ति एक श्रेष्ठ खेल, एक फेयर गेम में, एक श्रेष्ठ बाजी, एक फेयर बेट नहीं लगाना चाहता। और इसको निकोलस बर्नौली ने बताया और उनके बताने पर, और जिस जगह उन्होंने बताया, उसके कारण इसको सेंट पीटर्सबर्ग्स विरोधाभास, सेंट पीटर्सबर्ग्स पैराडॉक्स कहा जाता है कि इवन when there are fair chances of winning 50%, losing 50%, even then people don't want to bet, don't want to participate. ये जो सेंट पीटर्सबर्ग्स पैराडॉक्स, सेंट पीटर्सबर्ग्स विरोधाभास उन्होंने बताया, ऐसा क्यों होता है? निकोलस बर्नौली के पुत्र डैनियल बर्नौली ने विरोधाभास का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमारी मान्यता है कि लोग कार्य इस प्रकार करते हैं, यह सोचकर लोग कार्य करते हैं जिससे वे प्रत्याशित मौद्रिक लाभ, जिसको हम प्रत्याशित आय कहेंगे, उसको अधिकतम कर सकें। हमारी मान्यता है कि लोग इस प्रकार कार्य करते हैं या सोचकर कार्य करते हैं कि जिससे कि वे प्रत्याशित मौद्रिक लाभ या प्रत्याशित आय को अधिकतम कर सकें। यह हम सामान्यतः सोचते हैं।
लेकिन डैनियल बर्नौली के अनुसार उनका कहना था कि लोग प्रत्याशित मौद्रिक आय को अधिकतम नहीं करना चाहते। लोग प्रत्याशित मौद्रिक आय को अधिकतम नहीं करना चाहते, बल्कि प्रत्याशित उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं। People, consumers don't want to maximize expected monetary gains, but they want to maximize expected utility. ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यह भी माना कि आय की वृद्धि के साथ साथ आय की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अर्थात 10 रुपए हारने या जीतने की बराबर संभावना अगर हो, कोई बाजी लगाए, कोई बेट लगाए, जीते तो 10 रुपए मिलेंगे और हारे तो 10 रुपए जाएंगे। फेयर बेट, 50-50%, श्रेष्ठ बाजी। उनका यह कहना था कि 10 रुपए हारने या जीतने की बराबर संभावना हो, 50-50%, और 100 रुपए बाजी में लगाने हो, तो भी व्यक्ति जुआ नहीं खेलेगा, बेट नहीं लगाएगा। क्यों भाई? 100 रुपए लगा रहे हो, जीतोगे तो 110 मिलेंगे, हारोगे तो 90। जीतोगे तो 10 मिलेगा, हारोगे तो 10 जाएगा। फेयर। तब भी लोग बेट नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? यहां मौद्रिक लाभ, बाजी लगाने पर जो मौद्रिक लाभ है 10 रुपए और जो मौद्रिक हानि है 10 रुपए बराबर है। लेकिन डैनियल बर्नौली का कहना है कि 10 रुपए जीतने में उपयोगिता में जो लाभ है, वो 10 रुपए हारने पर उपयोगिता में हानि की तुलना में कम है। दस रुपए अगर हम जीते तो उपयोगिता में जो हमारा वृद्धि होगी, और अगर 10 रुपए हारे तो उपयोगिता में जो हानि होगी, यहां दोनों की तुलना करें तो बर्नौली का कहना है 10 रुपए जीतने पर जब 100 से 110 हो जाएंगे तो उपयोगिता में जो वृद्धि होगी वो कम है। लेकिन अगर 100 रुपए हार गए और 100 से 90 पे चले गए तो उपयोगिता का जो नुकसान है वह उपयोगिता का नुकसान अधिक है। इसलिए बाजी लगाने वाले को लगता है कि बात तो 10 और 10 की ही है मौद्रिक रूप से, लेकिन जीतेंगे तो जो मिलेगा ठीक है, लेकिन हारेंगे तो जो जाएगा वह उपयोगिता का लॉस ज्यादा है। बर्नौली ने स्पष्ट किया कि अनिश्चिततापूर्ण स्थितियों में जोखिमपूर्ण चुनावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय जो उपभोक्ता लेता है वो प्रत्याशित मौद्रिक लाभ अधिकतमीकरण के स्थान पर, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी बेनिफिट्स के मैक्सिमाइजेशन के स्थान पर, प्रत्याशित मौद्रिक लाभ अधिकतमीकरण के स्थान पर कुल प्रत्याशित उपयोगिता के अधिकतमीकरण पर आधारित होते हैं। बर्नौली ने स्पष्ट किया कि अनिश्चिततापूर्ण स्थितियों में जोखिमपूर्ण चुनावों के संबंध में उपभोक्ता जो विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, जो रेशनल डिसीजन लेता है, वो रेशनल डिसीजन प्रत्याशित मौद्रिक लाभ अधिकतमीकरण के स्थान पर कुल प्रत्याशित उपयोगिता के अधिकतमीकरण पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थितियों में उपभोक्ता का जो निर्णय और सोच है वो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, इसके स्थान पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं, इस पर आधारित होते हैं। और चूंकि उसको लगता है
कि 10 रुपया जीतेंगे जो उपयोगिता में प्रत्याशित वृद्धि होगी वह कम है, और 10 रुपये हारेंगे तो उपयोगिता की जो प्रत्याशित हानि होगी वह ज़्यादा है, इसीलिए वो 10 रुपये जीतने और 10 रुपये हारने की बराबर स्थितियों में भी बेट को नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कुल प्रत्याशित उपयोगिता के अधिकतमीकरण पर है, प्रत्याशित बौद्धिक लाभ के अधिकतमीकरण पर नहीं। ये वो कारण है। डैनियल बर्नौली ने वो सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास के कारण को स्पष्ट किया। निकोलस बर्नौली ने फिनोमिना बताया कि भाई 50-50% के फेयर चांस के बाद भी लोग बेट नहीं लगाते हैं, जबकि जीतेंगे तो उतना ही मिलेगा और हारेंगे तो उतना ही जाएगा। जीतेंगे 10 रुपये मिलेगा, हारेंगे 10 रुपये जाएगा, उसके बाद भी लोग बेट नहीं लगाते हैं, जबकि फेयर बेट है। इस फिनोमिना को तो बता दिया निकोलस बर्नौली ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया उनके पुत्र डैनियल बर्नौली ने। उन्होंने बताया कि लोग, ये ऐसा इसलिए होता है, जो आप पैराडॉक्स देख रहे हैं वो इसलिए होता है क्योंकि लोग प्रत्याशित मौद्रिक लाभ या प्रत्याशित आय को अधिकतम नहीं करना चाहते, बल्कि लोगों का ध्यान प्रत्याशित मौद्रिक लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर प्रत्याशित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं। और जब वो देखते हैं कि जीतने पर 10 रुपये से मिलने वाली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो हारने पर यूटिलिटी का लॉस ज़्यादा है, तो वो फेयर बेट खुद नहीं करते। ये एक विशेष बात है। चित्र के अंतर्गत आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम वाई एक्सिस पर कुल उपयोगिता करें और एक्स एक्सिस पर उपभोक्ता की आय को ले, तो स्पष्ट हो जाता है कि जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो यह बताता है कि हम अगर किसी एक स्थिति से कुछ अमाउंट को हारते हैं तो हारने पर यूटिलिटी का लॉस ज़्यादा है, लेकिन अगर उतना ही अमाउंट हम जीतते हैं तो जीतने पर यूटिलिटी में जो गेन है वो कम है। 10 रुपये जीते तो जो उपयोगिता की वृद्धि है वो कम है, लेकिन अगर 10 रुपये हार गए तो उपयोगिता का जो नुकसान है वो ज़्यादा है, इसीलिए फेयर बेट नहीं होता। बर्नौली ने सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास को समझाने में ये मत व्यक्त किया, ये बात बताई कि जीत तथा हार की बराबर संभावनाएं होने पर भी लोग अपनी आय दांव पर इसलिए नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। ऐसे में उपयोगिता में होने वाला प्रत्याशित लाभ उपयोगिता की प्रत्याशित हानि से कम होता है। बर्नौली परिकल्पना को, बर्नौली हाइपोथेसिस को, जो अभी मैंने बताया वैसे चित्र से स्पष्ट किया गया है। किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, बाजी अगर वो लगाए किसी बेट में, किसी जुए में, किसी गेम में सम्मिलित हो जहां जीतने और हारने की संभावनाएं बराबर हैं, 50 और 50%, फेयर गेम, तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसकी आय 10,000, उसके पास 10,000 रुपये हैं और वो किसी अगर खेल में हिस्सा ले, किसी बाजी में हिस्सा ले जहां जीतने और हारने की संभावनाएं बराबर हैं, 50%, 50%, और जिसका मूल्य 1,000 रुपये है, अर्थात आपकी आय 10,000 रुपये है, अगर आप जीते तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 हो जाएंगे, और अगर हारते हैं तो 10,000 माइनस 1,000 9,000 हो जाएंगे। जीतेंगे तो 1,000 मिलेगा, हारेंगे तो 1,000 जाएगा। जीतेंगे तो 10,000 से 11,000 हो जाएंगे और हारेंगे तो 10,000 से 9,000।
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान है। हम चित्र में देख सकते हैं कि जीतने पर जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, जीतने पर जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी वो हारने पर उपयोगिता में होने वाली हानि से कम है। वो हारने पर उपयोगिता में होने वाली हानि से कम है। अतः एक विवेकशील व्यक्ति बाजी नहीं लगाना चाहेगा, जबकि जीतने और हारने की संभावना बराबर है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण उपयोगिता की प्रत्याशित हानि हारने पर उपयोगिता के प्रत्याशित लाभ की तुलना में अधिक होगी। इसलिए कोई व्यक्ति बाजी नहीं लगाना चाहेगा। बर्नौली परिकल्पना के विश्लेषण को हम ऐसे दे सकते हैं, बर्नौली हाइपोथेसिस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक यह भी बात है कि यदि जीतने पर अधिक मुद्रा मिले और हारने पर कम देना हो, जीतने पर अधिक मुद्रा मिले और हारने पर कम देना हो, तब भी अगर संभावना 100 और 50 की हो, तब भी अगर हारने की स्थिति पर प्रत्याशित उपयोगिता की हानि, रिपीट, अगर जीतने पर अधिक मुद्रा मिले, मान लीजिए बेट ऐसी है कि अगर जीतने पर अधिक मुद्रा मिले और हारने पर कम देना हो, संभावना 100:50 की हो, तो भी यदि हारने पर प्रत्याशित उपयोगिता की हानि जीतने पर उपयोगिता के प्रत्याशित लाभ से अधिक होगी, हारने पर प्रत्याशित उपयोगिता की हानि अगर जीतने पर उपयोगिता के प्रत्याशित लाभ से अधिक होगी, तब भी एक विवेकशील उपभोक्ता बाजी नहीं लगाएगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास फिर से 10,000 रुपए हैं, वह बाजी लगाता है। अगर वह जीता तो उसको 2,000 रुपए मिलेंगे और हारा तो 1,000 देने होंगे। अतः जीतने पर उसके पास 10,000 और 2,000 यानी कि 12,000 रुपए हो जाएंगे, और अगर वो हारा तो 10,000 से 1,000 चला जाएगा, 9,000 रुपए हो जाएंगे। ऐसे में अगर उपयोगिता में होने वाली प्रत्याशित हानि उपयोगिता के प्रत्याशित लाभ से अधिक होगी, तो एक विवेकशील व्यक्ति बाजी नहीं लगाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ये उसकी व्याख्या है। न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न और उनके द्वारा बताए गए उपयोगिता के विश्लेषण को हम एनएम यूटिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न उपयोगिता सूचकांक के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा के साथ अनिश्चितताओं की स्थितियों में जुड़े हुए 2 परिकल्पनाओं की बात हम लोग और करेंगे। एक फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना और दूसरी मार्कोविट्ज परिकल्पना। ये दोनों ही परिकल्पनाएं अनिश्चितताओं की स्थितियों में उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित है।